हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल सिविल ओनली प्रीलिम्स में जिसमें कि हम 8 जून 2023 की हिंदू एडिटोरियल के बारे में बात करेंगे। तो चलिए आज के आप अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो टॉपिक है वो है पार्सिंग द इन्फ्लेशन स्टोरी ऑफ द पास्ट ईयर। देखिए क्या है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब क्या है? महंगाई। महंगाई कब बढ़ती है? जब आप कोई चीज़ परचेज़ करने जाते हो आज के दिन में, मान लीजिए वो कितने रुपए का मिला, 5 रुपये का मिला, लेकिन अगर वो सपोज कीजिए आप अगले दिन जाते हो और वही चीज़ वो आपको 6 रुपये का मिला, यानी कि 1 रुपये का जो इजाफा हुआ है, 1 रुपये जो इंक्रीज़ हुआ है वो किस वजह से हुआ है? उसकी महंगाई की वजह से। तो यहाँ पे कुछ डाटा दे रखे हैं जो कि हम देखेंगे कि किस तरह से जो है इन्फ्लेशन जो है चेंज हो रहा है, ठीक है, अलग अलग टाइम पीरियड के हिसाब से, ठीक है। देखिए, जो आरबीआई ने रिलीज़ किया है रिपोर्ट को, वो हाईलाइट किया है किस चीज़ों को, फैक्टर्स को और उसके डिसरप्शन को, जो कि इन्फ्लेशन को बढ़ाने में हेल्प किया है, ठीक है, वर्ल्ड में अलग अलग तरह से हेल्प में। सबसे पहली बात तो इन्फ्लेशन बढ़ने का पहली रीज़न तो आपको पता है कोविड-19 है। कोविड-19 की वजह से अलग अलग तरह के इन्फ्लेशन जो है, हमारे जो अलग अलग इन्फ्लेशन है फूड प्राइस में, वो इंक्रीज हुआ है कहीं ना कहीं, ठीक है। और अभी तक भी वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा था, लेकिन अभी इंडिया में देखा जाए तो थोड़ा सा इन्फ्लेशन से थोड़ी राहत मिली है, ठीक है। और जैसे अलग अलग कंपोनेंट हो गए, जैसे कि आपके फूड हो गए, ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो फूड, फ्यूल और कोर इन्फ्लेशन। हम इन तीनों इन्फ्लेशन की बात करेंगे क्योंकि आरबीआई ने इन्हीं के बारे में बताया कि इनकी जो है कोर इन्फ्लेशन और जो फ्यूल इन्फ्लेशंस और जो फूड इन्फ्लेशन है कहीं ना कहीं इंक्रीज हुआ है। सबसे पहले अगर इन्फ्लेशन की बात करें उससे पहले कुछ टर्म्स को देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स के लिए। सबसे पहले जो टर्म्स है आपके इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन जो है ग्रेजुअली लॉस ऑफ करेंसी परचेसिंग पावर ओवर द टाइम, यानी कि जो इन्फ्लेशन है वो कहीं ना कहीं आपकी करेंसी की जो परचेसिंग पावर है उसको कहीं ना कहीं धीरे धीरे कम करता है टाइम के हिसाब से। और एवरेज प्राइस जो है किसी बास्केट में, एक जैसे क्या होता है कि एक बास्केट बना दिया जाता है, उसमें कुछ ना कुछ जो आपकी गुड्स और सर्विस है वो कहीं ना कहीं डाल दिए जाते हैं और फिर उनका कैलकुलेट किया जाता है कि लास्ट ईयर कितना था और इस ईयर कितना है। तो इसको ईयर ऑन ईयर क्या कहते हैं? इन्फ्लेशन कहते हैं। मतलब लास्ट ईयर की कैलकुलेशन अगर इस ईयर की कैलकुलेशन अगर लास्ट ईयर से किया जाए तो उसको ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन कहते हैं। अगर आपके एक बेस ईयर मान लीजिए 2020 है, 2020 में कितना इन्फ्लेशन था और आज के ईयर में कितना इन्फ्लेशन है, उसको कहते हैं आपको बेस ईयर इन्फ्लेशन, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, जब कैलकुलेट किया जाता है क्वांटिटी देखिए, और ये क्वांटिटेटिव एस्टिमेट होती है। क्वांटिटेटिव मतलब मेजर्स किया जाता है, जिसको मेजर्स किया जाता है वो क्वांटिटेटिव होता है, जिसको मेजर्स नहीं किया जाता वो क्वालिटेटिव होता है, ठीक है। तो एस्टिमेट्स ऑफ द पेस एट विच बाइंग पावर डिक्लाइन, बाइंग पावर कहीं ना कहीं डिक्लाइन हो रहा है। और राइज इन ओवरऑल लेवल ऑफ प्राइस कॉमनली स्टेटेड एट परसेंटेज इंडिकेटेड दैट यूनिट ऑफ मनी नाउ बाय लेस डिड प्रीवियसली। क्या करते हैं इनको इंडिकेट किससे करते हैं? परसेंटेज से और यूनिट ऑफ मनी से, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरा डिफ्लेशन। डिफ्लेशन क्या होता है? जो हर जगह क्या हो, प्राइस जो है गुड्स और सर्विस का क्या हो, ड्रॉप हो, ठीक है, उसको क्या कहेंगे हम लोग? डिफ्लेशन। और यूजुअली रिडक्शन होता है अमाउंट ऑफ मनी, जिसके कारण से मनी की जो वैल्यू है कहीं ना कहीं उसकी रिडक्शन होती है। और क्रेडिट अवेलेबिलिटी इन इकोनॉमी, जो बाइंग पावर होती है करेंसी की वो ओवर टाइम क्या होती है? ड्यूरिंग डिफ्लेशन के कारण से बढ़ती रहती है, ठीक है, राइज होती है ओवर टाइम डिफ्लेशन के कारण से। जैसे सपोज कीजिए आप एक मोबाइल लेने जा रहे हैं, लेकिन अब क्या हो रहा है, मोबाइल डिफ्लेशन आ रखी है, पूरी एरिया में आ रखी है। तो इसका मतलब क्या है, वो जो मोबाइल की जो चीज़ें हैं, अब वो लोगों के पास पैसे ही नहीं है, लोगों खरीदेंगे कहाँ से? तो उसकी प्राइस क्या होगी, वो कहीं ना कहीं उसकी प्राइस जो होगी ड्रॉप होती जाएगी, ठीक है, उसकी प्राइस जो है ड्रॉप होती जाएगी। और जो करेंसी की जो वैल्यू है वो कहीं ना कहीं आपकी बढ़ती चलती जाएगी कि करेंसी जो है अब इतना चाहिए हमें। अब वो कहेगा कि हमें इतनी करेंसी चाहिए, तभी जाके हम डिफ्लेशन पे बाहर आ सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन क्या होता है? पीरियड ऑफ पुअर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर कहीं पे पुअर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है रिलेटिवली और हाई अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है और इकोनॉमी कहीं ना कहीं रुक सी गई है, तो ऐसे प्राइस क्या हो रहा है? राइज हो रहा है। तो उस चीज़ को हम लोग क्या कहेंगे? स्टैगफ्लेशन। यानी कि प्राइस बढ़ रही है लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट वहीं की वहीं है, ठीक है। और साथ ही साथ जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं बेकार होती जाएगी, तो उसको कहेंगे हम लोग स्टैगफ्लेशन, ठीक है। स्टैगफ्लेशन जो है हाई इन्फ्लेशन को दिखाता है, जो कि ड्रॉप ऑफ हमें क्या दिखाता है, जो जीडीपी जो है वो डिक्रीज हो रही है। तो यानी कि स्टैगफ्लेशन का रिलेशन किसके साथ है? जीडीपी के साथ। जीडीपी अगर डिक्रीज हो रही है इसका मतलब स्टैगफ्लेशन कहीं ना कहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये कुछ टर्म्स थे जो इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं आपके जो आपके न्यूज़ में दे रखा है। देखिए क्या है, जो 2022 का ग्लोबल इन्फ्लेशन था वो कहीं ना कहीं हाईएस्ट लेवल पे था, दोनों ही एडवांस इकोनॉमिक में और इमर्जिंग इन्वन, जो की इकोनॉमिक बढ़ रहे हैं और जो इकोनॉमिक
पहले से बढ़ चुके हैं और जो इकोनॉमिक बढ़ रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं ये क्या होते हैं कि इनके अंदर हाईएस्ट इन्फ्लेशन थे, तो कहीं ना कहीं उनके मनी को कंट्रोल करने की जरूरत है। उनकी मनी को, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है, प्राइस जो बढ़ रहा है, बढ़ने के कारण क्या है, या तो मनी सप्लाई ज़्यादा है, ठीक है, उस वजह से तो मनी सप्लाई को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं मेजर्स जो है अलग अलग तरीके से लिए गए जिससे कि प्राइस कंट्रोल को कम किया जाए। अब जैसे चार्ट 1 में दे रखा है, क्या दे रखा है कि इन्फ्लेशन जो है अलग अलग कंट्री के अलग अलग रीजन में 6 साल में क्या रही। 2017 में अगर बात की जाए 2 से लेकर 6 के बीच में, लेकिन अगर बात की जाए वही मार्च 2023 तक ये कहीं ना कहीं आप ऊपर तक पहुंच गए, यानी डबल डिजिट तक पहुंच गए हैं, ठीक है। वो किस कारण से, कि सप्लाई चेन की डिसरप्शन के कारण से। अब प्लस अगर देखा जाए अभी मेन प्रॉब्लम क्या है, यूक्रेन और रसिया का जो वॉर हो रहा है उसके वजह से भी और इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, और उसके कारण से फूड प्राइस की, जैसे क्योंकि वीट का जो आपका एक्सपोर्ट है, ये जो इम्पोर्ट है, वो जो एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट तो रसिया करेगा, रसिया या यूक्रेन करेंगे, तो वो एक्सपोर्ट कहीं ना कहीं कर नहीं पा रहे हैं, और इंपोर्ट यानी कि जो अदर कंट्रीज है वो इंपोर्ट भी नहीं कर पा रहे, जिसके कारण से प्राइस इन्फ्लेशन जो है कहीं ना कहीं बढ़ रही है। और इसका इफेक्ट क्या पड़ता है, अगर प्राइस इन्फ्लेशन अगर बढ़ेगा तो इसके सबसे पहली चीज़ तो परचेसिंग पावर पे पड़ेगी, और लोगों की डाइवर्सिटी पे पड़ेगी, जो कि थालीज की उनकी डाइवर्सिटी होती है, जो वो इंग्रेडिएंट ले पा रहे थे, क्या वो, अगर मान लीजिए इन्फ्लेशन अगर बढ़ेगा तो क्या वो उतनी चीज़ें ले पाएंगे। अगर वो एक साथ एक टाइम पे 5 चीज़ों का खाना ले रहे थे, दाल चावल रोटी सलाद वगैरह ले रहे थे, लेकिन अब क्या हो गया, इन्फ्लेशन बढ़ गया, क्या वो सलाद को क्या करेंगे, डिक्रीज़ करेंगे, कि सलाद हम लोग नहीं खरीदेंगे, हम चीज़ अब 4 चीज़ों से ही काम चलाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं एक इकोनॉमिक फैक्टर है, और हमारे जो गरीब लोग हैं उन पे कहीं ना कहीं ज़्यादा इफेक्ट डालता है, ठीक है। अब दूसरा जो है आपका, दूसरा जो चार्ट दिख रहा है वो क्या दिख रहा है आपका, इन्फ्लेशन दिखाता है अलग अलग मेजर कंपोनेंट पे, ठीक है, जो ईयर के बेसिस पे अलग अलग कंपोनेंट पे दिखाता है, यानी कि फूड पे दिखाता है, आपके फूड बेवरेज पे दिखाता है, फ्यूल्स पे दिखाता है। कहीं ना कहीं ये क्या दिखा रहा है, ये अलग अलग चीज़ों को दिखा रहा है कि किन चीज़ों में सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन देखा गया। अगर फूड की बात की जाए, फूड की बेवरेज की बात की जाए, उसमें ज़्यादा दिखा गया है, फ्यूल की भी देखा जाए तो उसमें भी ज़्यादा दिखा गया है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ क्या दिखाता है कि अलग अलग सेक्टर में भी कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन जो है ज़्यादा बढ़ रही है, ठीक है। जिसमें अगर हम बात करें 45.9% जो है रिटेल इन्फ्लेशन देखा गया, फ्लक्चुएशन जो दिखा गया 4.6 से लेकर 8.4 के बीच में ही देखा गया है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं ग्लोबल फूड और फर्टिलाइजर्स की वजह से हुआ है, राइजिंग कॉस्ट फार्मिंग होती है, और सीजनल प्राइस जो पैटर्न है वो भी कहीं ना कहीं चेंज होते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। अगर हम तीसरे ग्राफ की बात करें तो ये क्या दिखाता है, फूड इन्फ्लेशन डिड हाउएवर डिक्रीज इन रिमेनिंग 7 सब कैटेगरी। देखिए इनको कैटेगरी में बांटा गया, कहीं ना कहीं डिक्रीज और इंक्रीज को दिखा रहा है फूड बेवरेज हो, आपके सेरेल्स प्रोडक्ट हो, मीट प्रोडक्ट हो, एग प्रोडक्ट हो, इन सब चीज़ों को कहीं ना कहीं एक ईयर ऑन ईयर बेसिस पे दिखा रहा है कि किस तरह से ये इन्फ्लेशन में बढ़ा था और किस तरह से ये घटा है, ठीक है। तो इस तरह से क्या, अब चार्ट 4 की अगर बात करें, चार्ट 4 हमारा कोर प्राइस को दिखाता है, क्योंकि हमने 3 चीज़ों की बात की, किस किस चीज़ों की, आपके सबसे पहली चीज़ तो है फूड की, फ्यूल की और कोर इन्फ्लेशन की। फूड की देख लिए, फ्यूल की भी देख लिए, अब हम कोर इन्फ्लेशन देखेंगे। कोर इन्फ्लेशन कहीं ना कहीं प्राइस को जो है 70% आइटम जो है वो देखा गया है, क्या है 4% से ऊपर रहा है। 70% जो भी कोर इंडस्ट्री की जो आइटम्स रहा है वो क्या रहा है, आपके 4% से ऊपर ही रहा है। इसकी क्या दिखाता है, कहीं ना कहीं ये ओवरऑल अगर देखा जाए, इसकी अगर ओवरऑल क्रस्ट निकाला जाए तो ये क्या दिखाता है कि हर चीज़ों में क्या कर रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, उसको कहीं ना कहीं हमें मेजर्स के साथ साथ उसको कंट्रोल में लाना चाहिए, नहीं तो इसका इफेक्ट किन लोगों पे पड़ेगा, पुअर लोगों पे ज़्यादा पड़ेगा। तो ये था इसका आपका एनालिसिस। अब बात करते हैं अब अगले न्यूज़ की। अगला न्यूज़ है हमारा टैकलिंग द ह्यूमन डॉग कॉन्फ्लिक्ट। देखिए क्या है कॉन्सेप्ट, क्या है कॉन्सेप्ट समझिए। सबसे पहले अगर बात की जाए डॉग्स की पॉपुलेशन, कहीं ना कहीं डॉग्स की यानी कि स्ट्रीट डॉग्स की बात कर रहा हूँ, स्ट्रीट डॉग्स की यहाँ पे पॉपुलेशन क्या हो रही है, ज़्यादातर इंक्रीज़ हो रही है। अब इंक्रीज़ होने के कारण से वो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट में आते हैं, क्या है, ह्यूमन को बाइट्स कर लेते हैं, और अगर वो बाइट्स करते हैं तो कहीं ना कहीं वो हॉस्पिटल जाते हैं, तो कभी कभी हॉस्पिटल में आपके दवाइयाँ अवेलेबल नहीं होता है, प्रॉब्लमेटिक क्रिएट होती है, ठीक है। और ये किस कारण से होता है, ये डोमेस्टिक चीज़ें हो गई या फिर जो स्ट्रीट डॉग हो गई, उनके बढ़ने के कारण से ही होती है, और उनको कंट्रोल करने के लिए अलग अलग रास्ते अपनाए गए। जैसे कोई कहता है उनको मार दिया जाए, ठीक है। जैसे अगर किसी ने, आपने इंसिडेंट अभी 2-4 सुना होगा कि एक कुत्ते ने जो है किसी बच्चे को काट लिया और वो उसकी डेथ हो गई, ठीक है। तो वो इंसिडेंट क्या होता है, इंसिडेंट की वजह से लोग क्या होते हैं, उन कुत्तों को क्या करते हैं, मारना स्टार्ट करते हैं। उस कुत्ते को क्या, वो और कुत्तों को भी मारना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके कारण से क्या होती है, प्रॉब्लमेटिक क्रिएट होती है। क्यों, इन एनिमल और ह्यूमन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट सा बनता हुआ नजर आता है।
ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे क्या है, देखिए डॉग्स की अगर बात की जाए तो ये कहीं ना कहीं हमारे इमोशंस के साथ जुड़े हैं, और ये कहीं ना कहीं डिफरेंट इमोशंस एंड पीपल ऑफ 100 ईयर्स, सालों से ही हमारे इमोशंस के साथ जुड़े हुए हैं, और इनको हेट करना या लव करना, बट कैन नॉट इग्नोर देम। लेकिन हम इसको हेट कर सकते हैं या लव कर सकते हैं, लेकिन इग्नोर नहीं कर सकते पूरी तरह से। अगर हम लोग इसको अटैच कर दें अपनी सोसाइटी से तो कहीं ना कहीं ये एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं होगा। तो क्या किया जाए, तो इनकी जो पॉपुलेशन है कहीं ना कहीं ग्रोथ कर रही है, इंक्रीज कर रही है, जो कि हमारे चैलेंजिंग है। किसके लिए, सबसे पहले तो चैलेंजिंग है ये म्यूनसिपैलिटीज़ के लिए, म्यूनसिपैलिटीज़ और सिटीज़ के लिए। क्योंकि अगर देखा जाए तो म्यूनसिपैलिटीज़ और सिटीज़ जो होती है, सिटीज़ में जो म्यूनसिपैलिटीज़ वगैरह होती है वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को क्या करते हैं, ज़्यादा ही सीरियसली लेते हैं। ठीक है, और इनके कारण से जो डिफ़िकल्टीज़ होती है, इश्यूज़ होती है, बहुत सारी इमोशंस जो होती है इन्वॉल्व होती है। ठीक है, अलग अलग सेक्शन अलग अलग तरह की बातें करते हैं। ठीक है, तो इनकी जो अलग अलग फैक्टर्स है वो क्या है, डॉग की ओवर पॉपुलेशंस होगी, एनिमल बर्थ कंट्रोल होगी, जबकि इंटीग्रल जो मेजर्स है क्या है, ब्रॉड सॉल्यूशन होना चाहिए इनकी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम के साथ। ठीक है, तो इन किस चीज़ पे काम करना चाहिए हमें, सबसे पहले तो जो हमारे पास रूल है, जो पहले हमारा था प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी एनिमल रूल 2001, उसको कहीं ना कहीं प्रोग्रेसिव बनाने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ जो ABC रूल है, एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल 2023 जो आया है, उस पर कहीं ना कहीं हमें और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ठीक है, क्यों इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, देखिए सबसे पहले तो जब पब्लिक ऑर्डर आया है तो क्या हुआ है, इसमें बहुत सी ऐसी बातें की गई है, जैसे कि अगर रेबीज़ की बात करना, ठीक है, रेबीज़ बढ़ता है तो उसको कहीं ना कहीं उसको कम करना, लोगों को सेफ्टी मेजर्स के बारे में बताना। ठीक है, अब मैं आपको इसको बताता हूँ टॉपिक। हाँ देखिए, इसके प्रोविजंस क्या हैं, द रूल हैविंग फॉर्मुलेटेड अकॉर्डिंग विद गाइडलाइंस प्रोवाइडेड बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट रिलेटेड एनिमल वेलफेयर बोर्ड एंड पीपल फॉर एलिमिनेशन स्ट्रे डॉग ट्रबल्स। क्या है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है, जो कि एनिमल वेलफेयर बोर्ड के पास होगा, और पीपल एलिमिनेशन ऑफ द स्ट्रे ट्रबल्स, ठीक है, ये रिलेटेड होंगे। और जो सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिक मेंशन किया है कि वेरियस ऑर्डर को रिलोकेट करना है, कि डॉग्स कैन नॉट बी परमिटेड, कि डॉग्स को उठा के कहीं एक जगह से दूसरी जगह परमिट रिलोकेट कर दो, तो कहीं ना कहीं ये परमिट नहीं दिया गया है। ठीक है, और इसका रूल का जो एम है वो क्या करता है, गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है स्टेरिलाइजिंग करना या इम्यूनाइज करना स्ट्रे डॉग को, यानी कि स्ट्रे डॉग की जो पॉपुलेशन है उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल करना और उसको इम्यूनाइज करना, कि डॉग की वजह से किसी और इंसान को प्रॉब्लम ना हो। तो इसके लिए बर्थ कंट्रोल रूल में प्रोग्राम बनाए गए। ठीक है, इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कैरिंग करती है क्या, ABC प्रोग्राम को, जो कि लाई करता है किसके पास, सबसे ज़्यादा लोकल बॉडीज़, म्यूनसिपैलिटीज़ और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन और पंचायत, इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ABC प्रोग्राम को सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए। ठीक है, और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो होती है उसके पास इम्प्लीमेंट करने के लिए जो जॉइंटली प्रोग्राम होते हैं, जो ABC और एंटी रेबीज़ प्रोग्राम के अंदर वो जॉइंटली इसको इम्प्लीमेंट कर सकता है। और साथ ही साथ ये क्या करता है, ये डील करता है गाइडलाइंस को, जो ह्यूमन और स्ट्रे डॉग्स के बीच में जो गाइडलाइंस है उन, जिससे कि ये कॉन्फ्लिक्ट में ना हो, विदाउट रिलोकेटिंग डॉग्स को, बिना डॉग्स को रिलोकेट किए उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट ना हो, किसके बीच में, ह्यूमन और स्ट्रे डॉग के बीच में। और ये एम्फेसाइज करता है जो क्रुएलिटी है इन्वॉल्व है कैरिंग आउट ABC प्रोग्राम में, इंश्योर करता है एनिमल वेलफेयर के, यानी कि जो किसी के साथ क्रुएलिटी ना हो, कोई भी एनिमल इससे कोई भी एनिमल परेशान ना हो, और इसके साथ साथ एनिमल वेलफेयर को भी इंश्योर करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक को। देखिए, अगर बात करें इसके वर्क इन प्रोग्रेस की, सबसे पहले अगर हम बात करें प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी एनिमल बर्थ रूल 2001 की अगर बात करें तो इसमें क्या दिखाया गया है, जो पॉलिसीज़ है वो कहीं ना कहीं प्रोड्यूस करती है ह्यूमन क्रुएलिटी को। ठीक है, इसके अंदर क्या है, प्रिवेंशन ऑफ ABC रूल में क्या रखा गया है कि 2023 में जो एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी बर्थ कंट्रोल रूल आया था, उसी के अंदर क्या किया गया है, रूल को लाया गया है, जो डिज़ाइन किया गया, जो इमर्जिंग चैलेंज है वो उसको कहीं ना कहीं एड्रेस करेगा। ठीक है, लेकिन इसकी चैलेंज जो है, अगर 2023 में अगर जो रूल आया है उसको अगर इम्प्लीमेंट किया जाए, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम रहती है तो क्या करना पड़ेगा, फिर उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, रिफॉर्म करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या किया जा रहा है कि कोई ना कोई हमारे पास ABC रूल के अलावा कोई ऑल्टरनेट है। सबसे पहले तो है कि भैया आप कलिंग कर दो, यानी कि मार दो, कहीं ना कहीं हार्श पनिशमेंट की बात कर रहा है। हार्श पनिशमेंट, क्या ये बेटर सॉल्यूशन है किसी भी चीज़ का, तो ये कहीं ना कहीं बेटर सॉल्यूशन नहीं है। अगर हम दूसरी चीज़ की बात करें, जो फ्रीड क्या किया जा रहा है, वी हैव सीन दैट इट वुड बी प्रैक्टिस इन आवर डॉग पॉपुलेशन हैज़ बीन बाउंस बैक
अगेन। ये क्या होगा, अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या ये हमारे ऊपर बाउंस बैक नहीं होगा? क्या इस तरह की चीज़ें हमारे साथ नहीं हो सकती? तो कहीं ना कहीं ये वाइबल नहीं है, ये अनसस्टेनेबल है। ठीक है, अब बात करें अगली चीज़ की। द रूम फ्रीड ऑन आवर स्ट्रीट रिजल्ट राउंड अप एंड कलिंग वाइल्ड डॉग्स दैट एंड अप बिकॉज abandonment, free roaming and breeding pets and street dog. This is not kind of solution. क्या है, अब क्या कह रहा है, जो हम लोग खुला छोड़ देते हैं, घर के बाहर जो डॉग्स को खुला छोड़ देते हैं, जिसके कारण से वो क्या होते हैं, जो आवारा कुत्ते होते हैं, जो दूसरे कुत्ते होते हैं, स्ट्रे डॉग होते हैं, उनके साथ मिल जाते हैं, और जिनके कारण से उनको वो उनके साथ रहने के कारण से उनकी जो चीज़ें होती है उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, और जिसके कारण से वो क्या करते हैं, वो भी एक तरह का प्रॉब्लमेटिक क्रिएट करते हैं। तो इस तरह से अगर हम खुले छोड़ दें डॉग को तो ये भी कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, यानी कि रूम फ्री रोमिंग कर दे तो कहीं ना कहीं वो भी हमारे लिए सॉल्यूशन नहीं होगा। तो और क्या बताया गया, अगर मान लीजिए छोड़ भी देते हैं तो इससे प्रॉब्लम क्या होगी, इनसे एक ना एक डिजीज़ जो होगी क्रिएट हो जाती है, पैदा हो जाती है, जिसके कारण से वो कहीं ना कहीं ह्यूमन में ट्रांसफ़र हो जाती है, जिसके कारण से बीमारियां जो होती है और ज़्यादा बढ़ने लगती है। अब क्या करने की ज़रूरत है, सबसे पहले अगर देखी जाए तो ABC प्रोग्राम जो है स्ट्रीमलाइंड है, एंड उसका बर्डन जो है इम्प्लीमेंट वो ABC मॉनिटर कमेटी के पास है, जो स्टेट्स के पास है। ठीक है, यानी कि इसको मॉनिटर करने कमेटी जो है वो स्टेट्स है या डिस्ट्रिक्ट्स है या म्यूनसिपैलिटीज़ लेवल है। तो रूल को जो क्या करना पड़ेगा, इनको इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अगर एक और चीज़, अगर हम लोगों ने बात करें कि डॉग्स के लिए हम अलग अलग जगह पे घर बना सकते हैं, क्या ये वाइबल हो सकता है कि अलग अलग जगह पे हम वाइबल घर बना दें डॉग्स के लिए, और वो स्ट्रीट डॉग्स वहाँ पे जाके रहे और उनके लिए वहाँ पे ही देखभाल की जाए? कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लमेटिक होगी। तो क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो डाटा आप कलेक्ट करो, किस चीज़ का, कि कौन से जानवर जो है, कितने डॉग्स जो है आपके पेट है और कितने डॉग्स जो है आपके स्ट्रीट डॉग्स है। ये कहीं ना कहीं ये इम्प्रूवमेंट करेगा हमारी डॉग्स की जो पॉपुलेशन है उसको ग्रोथ करने में, स्ट्रीमलाइन करने में। ठीक है, और कहीं ना कहीं इन चीज़ों को आपको देखना ही पड़ेगा। दूसरी चीज़, साइंटिफिक अप्रोच लेके चलना पड़ेगा कि बिना डॉग्स को मारे हम कैसे उनके लिए बेटर वेलफेयर की बात कर सकते हैं, और साथ ही साथ उनको क्या चीज़ प्रोवाइड करें। जैसे कि अगर डॉग्स को खिलाया पिलाया जाता है कहीं पे भी, तो वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक क्रिएट करता है। तो कहीं ना कहीं हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक फिक्स जगह फिक्स करनी पड़ेगी, जिसके कारण से डॉग्स को जो है उनको खिलाया जाए, या फिर कहीं ये नहीं कि कहीं पे भी आप डॉग्स को खिला रहे हो तो उसके वजह से भी वो प्रॉब्लमेटिक ज़्यादा बढ़ जाती है। तो क्या करना चाहिए, हमें कंस्ट्रक्टिव रोल बनानी चाहिए। कंस्ट्रक्टिव रोल यानी कि जो ऐसी रोल बनानी चाहिए जिससे कि ह्यूमन और डॉग दोनों ही सेफ रहे, और कहीं ना कहीं ये दोनों के जॉइंट हैंड से ही होना चाहिए। मतलब लोगों की अगर लोग एक दूसरे से जुड़ेंगे तो कहीं ना कहीं इस चीज़ों को, प्रॉब्लम को रोक सकते हैं, और सिर्फ इसी चीज़ को नहीं, और भी बाकी चीज़ों को जो है रोक सकते हैं, हम टैकल कर सकते हैं अगर लोग एक साथ आ जाए, जुड़ जाए। तो कहीं ना कहीं इतने जो चैलेंजिंग है, ये जो प्रॉब्लमेटिक है, कहीं ना कहीं ये क्या हो जाएगा, काफ़ी हद तक हम इसको मिटिगेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका क्रक्स था। तो हम आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक सेडिशन से रिलेटेड। देखिए, सेडिशन के बारे में आपने पिछले बार भी मैंने बताया था कि सेडिशन को जो है आपके सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से रोक दिया गया है जब तक इसकी फाइनल डिसीजन ना आ जाए। अब क्या होगी, डिसीजन आई है, सॉरी ये एक्चुअली दूसरा आर्टिकल है आपका, ये दूसरा आर्टिकल है डेडली बिलबोर्ड की। ठीक है, अच्छा, इसका अगला आर्टिकल है आपका सेडिशन से। देखिए क्या है डेडली बिलबोर्ड, क्या है, एक इंसिडेंट हुआ है। ठीक है, आपके उस इंसिडेंट में क्या हुआ, जो बिलबोर्ड होते हैं, बिलबोर्ड यानी कि होर्डिंग्स वगैरह जो आपके रोड्स के जो साइड्स में लगे होते हैं ना, इस तरह के बिलबोर्ड्स वगैरह, तो इन चीज़ों को कहते हैं बिलबोर्ड्स या बिलबोर्ड्स या फिर होर्डिंग्स वगैरह। ठीक है, इनको कहा जाता है। तो क्या हुआ, एक ट्रेजेडी हुआ, इंसिडेंट हुआ, जिसमें कि एक बिलबोर्ड जो है वो गिर गया। ठीक है, अब गिर गया तो उससे क्या हो गया, 3 लोगों की जो होगी मौत हो गई, 3 वर्कर की जो होगी डेथ हो गई। ठीक है, कहाँ पे, कोयम्बटूर में। कहाँ पे, आपका कोयम्बटूर। ठीक है, कोयम्बटूर में। अब प्रॉब्लम क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है, किस कारण से हो रहा है, क्या चीज़ है। देखिए, सबसे पहले तो अगर हम बात करें गिरने की, तो क्या इसके मीजर्स का ध्यान नहीं रखा गया था? पहली चीज़ तो क्वेश्चन ये उठता है। दूसरी, अथॉरिटीज़ कैसे अलाउ करती है इलीगल चीज़ों को, लीगल, सबसे पहले दूसरी चीज़ लीगल था या इलीगल था,
इलीगल था। अगर लीगल या इलीगल की बात है, लीगल है तो ठीक है, अगर इलीगल है तो क्या अथॉरिटी इस पे ध्यान नहीं दे रही थी? इसके लिए और क्या मेजर्स लिया जा सकता है कि फ्यूचर में ऐसा चीज़ ना हो? ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करें, सबसे पहली बात तो ये जो स्टील फ्रेम का जो होर्डिंग था वो रिप्लेस में था। ठीक है, नो रेटिंग अथॉरिटी लॉस्ट नो टाइम टू डिक्लेयरिंग दैट बिल बोर्ड वॉज इलीगल। कहीं ना कहीं अथॉरिटी ने इसको क्या डिक्लेयर किया था? इलीगल डिक्लेयर किया था, क्योंकि ये इसको कहीं ना कहीं रिप्लेस करने की बात की जा रही थी। ठीक है, तो क्या हुआ ऐसा? तो अब अगर हम बात करें, इट वाज इन अप्रैल दैट तमिलनाडु अर्बन लोकल बॉडी 2023 में नोटिफाइड किया जो टर्म्स ऑफ लाइसेंस की, जो होर्डिंग्स की, बैनर की, प्लेस कार्ड की, इनकी लाइसेंस की बात की। और उन बीच से जो बिलबोर्ड है वो एक मशरूम की तरह काम करते हैं सिटीज़ में। ठीक है, जो मिनिस्ट्री है, म्यूनसिपल मिनिस्ट्री है, वो इसको एडमिनिस्ट्रेशन करता है और वो इनके रूल को भी नोटिफाइड करता है। लेकिन एटलीस्ट 2 डिकेड में, 2 डिकेड में देखा गया है कि ये जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की चीज़ें अनलाइसेंसिंग होर्डिंग की, वो कहीं ना कहीं रोकने में असफल हुई है, फेलियर हुई है, जिसके कारण से जो अक्सर क्या देखा जाता है, जुडिशरी को अपने इंटरवेन करना पड़ता है इन एक्सीडेंट के खिलाफ। ठीक है, ये केस कहीं ना कहीं पॉइंट आउट कर रहा है किस चीज़ को? तमिलनाडु के और इसके कैपिटल चेन्नई को, जहाँ पे हज़ारों ऐसे अनऑथराइज होर्डिंग जो है वो क्या है, रिमूव होने के कगार पे है, जो सुप्रीम कोर्ट ने 2008 से बताया था कि 2008 से इन्होंने क्या बताया था कि जो इस ऐसे इतने सारी चीज़ें हैं कि अनऑथराइज जो होर्डिंग है उसको कहीं ना कहीं रिमूव किया जाए और ग्रीन लैंडस्केप बना जाए, अर्बन स्काईलाइन बनाई जाए कहीं ना कहीं। लेकिन ये एक्शन जो है कहीं ना कहीं सस्टेनेबल नहीं हो पाया। सबसे पहली तो क्या प्रॉब्लम है कि इसको जो वॉयलेटर है, सबसे पहले तो पॉलिटिकल पार्टीज़ है। आप देखते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के होर्डिंग्स जो है कितने बड़े बड़े लगे रहते हैं, कितने बड़े बड़े बैनर उनके लगे जाते हैं। एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें ये बताया गया था, एक 2019 में एक चेन्नई में इंसिडेंट हुआ था, एक वुमेन है जो स्कूटर चला रही थी, वो कहीं ना कहीं रोड एक्सीडेंट हुई और वो बैनर के साथ टकरा गई जो एक पॉलिटिकल पार्टीज़ का था। ठीक है, अब ये क्या दिखाता है? कहीं ना कहीं हमें देखिए, अगर आप कहीं कार ड्राइव कर रहे हो, रोड पे ड्राइव कर रहे हो, आप अगर होर्डिंग देखते हो, कहीं ना कहीं ये होर्डिंग क्या करता है, आपको डिस्ट्रैक्शन करता है। ठीक है, तो यानी कि रोड साइड में लगना क्या ये लीगली है, लीगल चीज़ है? तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को भी बताया गया है कि जो आपका रिपोर्ट है, ये बताया गया है कि ये इस तरह की जो होर्डिंग्स है कहीं ना कहीं रोड एक्सीडेंट को बढ़ावा देते हैं। आप देखते जा रहे हैं, आपका ध्यान उधर है, तो इसका जो आगे की गाड़ी है आप उस पर नज़र नहीं डाल रहे, जिसके कारण से एक्सीडेंट होता है। ठीक है, तो इसको कहीं ना कहीं रोकने की ज़रूरत है, जो इसके लिए कोई ना कोई रूल्स बनाए जाने चाहिए, और जो भी इन चीज़ों को अनलाइसेंस होर्डिंग जो करता है उनको कहीं ना कहीं इलीगल है तो उनको इंस्पेक्ट किया जाए। ठीक है, इंस्पेक्शन किया जाए टाइम टाइम पे, और ऑथराइज जो चीज़ें उन्हीं ऑथराइज जगह पर ही लगाया जाए और बाकी जगह पे इसको क्या किया जाए, रिमूव कर दिया जाए, और जो भी इसको वायलेट किया करता है उसको स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट भी दिया जाए। अगर इन केस अगर डेथ होती है तो उस केस में पनिशमेंट भी प्रोड्यूस की जाए, दी जाए, और साथ ही साथ इनको ब्लैकलिस्ट भी की जाए और रिकवरी की जाए इनके कंपनसेशन से भी। और इंटरनेशनल स्टडीज़ क्या क्या बताइए कि इसके कारण से जो होती है, डिस्ट्रैक्ट होती है जो किसमें, ड्राइवर्स को। ठीक है, और कहीं ना कहीं रोड एक्सीडेंट के खिलाफ क्या किया जाए, इसको जो है रोड एक्सीडेंट में जो है इन चीज़ों को सेफ्टी मेजर्स के तौर पे देखा जाना चाहिए, और इनके जो एडवर्टाइजमेंट है कहीं ना कहीं रोड एक्सीडेंट पे भी एक्सप्लेन होना चाहिए कि इस तरह की होर्डिंग्स पे जो है नज़र ना जाए। इस तरह की अवेयरनेस जो है रोड एक्सीडेंट जो रिपोर्ट है उनमें भी दिखनी चाहिए। अब देखी जाए तो ग्लोबली मार्केट जो है वो कहीं ना कहीं 68.8 बिलियन है 2020 में। ये जो बिल बोर्ड्स की होर्डिंग या आउटडोर एडवर्टाइजमेंट जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ी है। ठीक है, 2023 में। चलिए अगले न्यूज़ की बात करते हैं। अगला न्यूज़ जैसे मैं बता रहा था सेडिशन का है। ठीक है, लॉ कमीशन की रिपोर्ट आई है, ऑफिस ऑफ सेडिशन टू रिटेन टू बी पेनल लॉ। क्या है, उन्होंने सेडिशन लॉ को रिटेन करने की बात की है, मतलब अभी भी बरकरार रखा है कि सेडिशन लॉ को हटाया नहीं है। ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा है कुछ चेंजेस किए जाएंगे। ठीक है, कुछ चेंजेस करके इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अब बताया क्या जा रहा है, सेक्शन 124 जो आईपीसी का है वो क्या डिस्क्राइब करता है, सेडिशन को। क्या, कौन सा, सेक्शन 124A। ठीक है, सेडिशन को डिस्क्राइब करता है, और जिसमें ये मांग करता है पनिश किया जाए अगर कोई भी ऐसा स्पीच करके या लिख कर
क्या बता रहा है, हेट्रेड या कंटेम्प्ट कर रहा है जो आपके गवर्नमेंट है स्टेब्लिश है लॉ के द्वारा अगर कोई गवर्नमेंट स्टेब्लिश है उनके खिलाफ अगर कुछ आप ऐसे कह रहे हो तो वो आपका क्या होगा, कहीं ना कहीं सेडिशन लॉ में आएगा। लेकिन अगर 1962 से पहले की बात करें, इट वॉज रिजर्व दैट इट वुड बी कॉन्स्टिट्यूशनली परमिसिबल रेस्ट्रिक्शन ऑन फ्री स्पीच। फ्री स्पीच पे कहीं ना कहीं ये क्या करता है, रोक लगाता है। केवल इफ़ ऑफेंस इज स्ट्रिक्टली वर्ड दैट टेंडेंसी इन एक्टिव वायलेंस कॉज पब्लिक डिसऑर्डर। अगर कोई पब्लिक डिसऑर्डर को मेंटेन नहीं रखता है, पब्लिक डिसऑर्डर को भंग करता है, तो कहीं ना कहीं उसके खिलाफ क्या किया जाएगा, इसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन लीगल एक्सपर्ट का क्या पॉइंट है कि वो कहते हैं जो पैनल रिपोर्ट है कहीं ना कहीं फेल करता है फ्री स्पीच को, हमारी जो फ्री स्पीच है उसको कहीं ना कहीं रोकता है, ठीक है। जबकि पेंडिंग जो है इस सेडिशन जबकि इसको क्या कहा गया था कि जितने भी पेंडिंग केसेस है लास्ट ईयर के या अभी भी जो भी केसेस बन रहे हैं उसको कहीं ना कहीं रोक दिया जाए सेडिशन लॉ में, जब तक कि लॉ रिपोर्ट नहीं आ जाती। अब लॉ रिपोर्ट आ गई है तो इसका मतलब अब जो है इसके ऊपर फिर से बात हो सकती है, ठीक है, इसके ऊपर फिर से कार्रवाई हो सकती है, मतलब किसी भी लोग के ऊपर कार्रवाई हो सकती है, ठीक है। और क्या दिखाता है, द कमीशन ने क्या मांग की है कि एड्रेस किया है 2 कंसर्न को, किस चीज़ के 2 कंसर्न को, यूजुअली रेज्ड अबाउट जो सेडिशन से उत्पन्न होते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो इट रैम्पेंट मिसयूज, इसका मिसयूज हो रहा है और रेलिवेंस जो है प्रेजेंट डे में इसका इतना नहीं है। और इट हैज़ रिपीटली हैकेंड आर्गूमेंट दैट लॉ मिसयूज नो ग्राउंड ऑफ टू विड्रॉल। अगर लॉ का मिसयूज हो रहा है इसका मतलब ये नहीं कि इसको विड्रॉल किया जाए, ठीक है, समझ रहे कि अगर इसका मिसयूज हो रहा है इसका मतलब ये नहीं कि इसको पूरी तरह से विड्रॉल किया जाए। इसको क्या करना चाहिए, कुछ अनजस्टिफाई जो यूजेस है उसको हटा देना चाहिए, कुछ नई चीज़ों को इसमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए। लेकिन इसको कहीं ना कहीं रखा है जिससे, और एक्चुअली में इनकी रिपोर्ट के हिसाब से अगर बात की जाए कहीं ना कहीं हर कोई लॉ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अगर उससे कोई प्रॉब्लमेटिक चीज़ है तो उसको आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो हटा देना चाहिए और उससे रिलेटेड जो अच्छी चीज़ें हैं, जो नई चीज़ें, जो इम्प्रूवमेंट चीज़ें, उनको कहीं ना कहीं उसमें ऐड होना चाहिए, ठीक है। इन्होंने कुछ चीज़ें और बताई है, जैसे ये जो चीज़ें हैं वो कॉलोनियल एरा का है, नो ग्राउंड ऑफ डिस्कार्ड इट, इसको ये नहीं कि पूरी तरह से हटा जा सकता है। सेडिशन लॉ की जो पैनल स्टेटस है, साइटिंग वेरियस एक्सट्रीम्स एंड सेपरेट कम्युनिस्ट एंड टेंडेंसी ऑफ कंट्री एज वेल एज एवर प्रोलिफिकेशन रोल सोशल मीडिया प्रोपोगेट रेडिकल। देखो ये उन लोगों को रोकने के लिए जो रेडिकलाइज है, ठीक है, जो कहीं ना कहीं हमारे लोगों के जो पब्लिक ऑर्डर है उसको डिस्टर्ब करने की बात है। अगर हम इसको हटा दें तो पब्लिक ऑर्डर अगर मान लो अगर डिस्ट्रैक्ट होती है तब हम लोग उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए कोई अल्टरनेटिव नहीं है। जब तक अल्टरनेटिव नहीं है तब तक तो ये बेटर है हमारे लिए, ठीक है। अगर कोई इंसान पब्लिक ऑर्डर को कहीं ना कहीं कर्टेल कर रहा है और सोशल हार्मनी को कहीं ना कहीं रोक रहा है तो उसके लिए उसको सज़ा दी जा सकती है। अगर हम इस पूरी तरह से इसको एलिमिनेशन कर दें तो कहीं ना कहीं ये राइट व्यू नहीं होगा, जिसके कारण से हम लोग क्या होगा, इसको ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए इसको क्या कहा गया है, इसको रखा जाए और जो इसके अंदर जो इसके एम्बिट में आता है उन्हीं के ऊपर कार्रवाई की जाए और इस पे इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, ना कि इसको पूरी तरह से ख़त्म करने की, ठीक है। चलिए अब अगले न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। अगला न्यूज़ है सेडिशन इलॉजिकल इक्वेशन ऑफ गवर्नमेंट विथ स्टेट। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसमें आपको बहुत सारे टर्म्स जो है जानने को मिलेंगे। देखिए 279th रिपोर्ट आया लॉ कमीशन की, उसने रिकमेंडेड किया है जो 124 जो IPC कोड है वो सेडिशन लॉ को दिखाता है, उसको कहीं ना कहीं रिटेन करने की बात की है, रिटेंशन करने की बात की है। और इसने कहा है कि पनिशमेंट को कहीं ना कहीं इनहेंस करना चाहिए, ठीक है। अगर नेशनल सिक्योरिटी की बात है तो वहाँ पे पनिशमेंट को आप क्या करो, थोड़ा सा बढ़ाओ, ठीक है। और इम्प्रिजमेंट जो था वो मिनिमम कितना था, इसमें 3 ईयर था। कमीशन ने रिकमेंड किया है इसको मिनिमम जो है 7 ईयर किया जाए। 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, ऑर्डर क्या था कि इस पर स्टे लगाया जाए और जो भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन हो या फिर जो रजिस्टर्ड हो चुके हैं उनके ऊपर आप स्टे लगाओ, ठीक है। तो कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दिया था इन कंसिडर फैक्ट दैट वाइडली मिसयूज, कहीं ना कहीं इसका वाइडली मिसयूज तो नहीं हो रहा है लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटी द्वारा, ठीक है। अब देखिए अब ये ऑफेंस जैसे कि मैंने बताया गवर्नमेंट के खिलाफ हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखिए अगर ये लॉ ऑर्डर गवर्नमेंट के खिलाफ है, स्टेब्लिश बाय जो लॉ के हिसाब से अगर गवर्नमेंट स्टेब्लिश है और उसके खिलाफ हो रहा है और अगर ये सही है तो ये इस हिसाब से ठीक है। लेकिन अगर ये ठीक नहीं है, जैसे इसमें कुछ एग्जांपल दिए गए, जैसे बाल गंगाधर तिलक को अरेस्ट किया गया था,
उनके जो इन्होंने आर्टिकल लिखा था अपने अपने अलग अलग, जैसे केसरी हो गया, आपके मराठी वीकली हो गया, इनमें जो लिखा था, जिसके कारण से लोगों की जो वहाँ ब्रिटिश राज थी उनके खिलाफ उनके अल्टरनेटिव में लिखा था, ठीक है, जिससे कि पब्लिक डिस्टर्बेंस हुए थे और वायलेंस बढ़ा था, तो उस चीज़ को दिखाया था। तो वहाँ पे अगर हम बात करें एक जजमेंट की, क्या बात की गई थी, जजमेंट में बात की गई थी कि आप देख सकते हैं, द ऑफेंस कंसिस्ट एक्साइटली एग्जेम्प्टेड एक्साइट इन अदर सर्टेन बैड फीलिंग्स टुवर्ड द गवर्नमेंट, इट इज़ नॉट एक्साइटिंग और अटेम्प्टिंग एग्जाइटी excite mutiny or rebellion any sort of actual disturbance great or small, but even if he is neither excited or not intended excited any rebellion outbreak or forcible resistance the authority of government that sufficient make him guilty। क्या क्या कह रहा है, देखिए कोई भी ऑफेंस करता है, जो भी लोगों को भड़काता है, उनकी बुरी फीलिंग्स लाता है गवर्नमेंट के खिलाफ, उसको भी इसमें पनिशमेंट किया जाता है, और जो म्यूटिनी की बात करता है, रिवेलियन की बात करता है, उसको भी इसके अंदर में ला सकता है, वो चाहे छोटा हो या बड़ा हो। लेकिन उसके साथ साथ और भी क्या चीज़ बता रहा है, बट इट हैव नाइदर एक्साइटेड नॉट इंटेंडेड टू एक्साइटेड एनी रिवेलियन, अगर कोई रिवेलियन उसके वजह से नहीं हो रहा है, कोई भी लोग एक्साइटेड नहीं हो रहे, लेकिन गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी है गिल्टी करने की इसके अंडर, अगर गवर्नमेंट को कोई वजह नहीं मिल रही है तो वो सेडिशन लॉ का इस्तेमाल कर सकती है, वो इस सेक्शन का इस्तेमाल कर सकती है ऑफेंस को बनाने के लिए, गिल्टी बनाने के लिए, ठीक है। तो प्राइवेट काउंसिल ने भी कहीं ना कहीं अपहेल्ड किया इस लॉ को, ठीक है, जो बैड फीलिंग्स है गवर्नमेंट के खिलाफ उसको कहीं ना कहीं सही बताया, और उस टाइम का ये ड्रैकोनियन लॉ था, मतलब बहुत ही अंधा कानून जिसको कहते हैं। दूसरा, नरेंद्र दत्त और मजुमदार और अदर्स की जो वर्सेस एम्परर हुआ था, उसमें भी एक बात की गई, उसमें क्या कहा गया कि पब्लिक डिसऑर्डर और रीजनेबल एंटिसिपेशन लाइकलीहुड ऑफ पब्लिक डिसऑर्डर इज द जिस्ट ऑफ ऑफेंस, यानी कि अगर पब्लिक डिसऑर्डर कहीं ना कहीं आपके गड़बड़ हो रहे हैं और वो किसी रीजनेबल एंटिसिपेटेड के कारण से हो रहे हैं, तो उस ऑर्डर को आप इस ऑफेंस के कैटेगरी में रख सकते हैं, ठीक है। तो अब ये क्या बात की गई, पहली चीज़ में तो आपको बताया गया कि अगर आप गिल्टी हो, अगर आप पब्लिक डिसऑर्डर ख़राब कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप गवर्नमेंट के खिलाफ अगर कुछ बोल रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको सज़ा मिल सकती है। दूसरे में क्या बोल रहा है, अगर आप पब्लिक डिसऑर्डर को ख़राब कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको सेडिशन लॉ के खिलाफ चलना पड़ेगा, ठीक है। दोनों ही अलग अलग चीज़ बता रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो प्राइवेट काउंसिल ने उसने किसको फॉलो किया था, उसको आपको पहले वाले को फॉलो किया था, जिसमें कि आपका गवर्नमेंट के खिलाफ जो चल रहे हैं उसके हिसाब से। अगर हम केदारनाथ एंड कॉन्स्टिट्यूशनल सेडिशन की बात करें, केदारनाथ में जजमेंट आया था कि जो केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार हुआ था 1962, याद रखना इसको, केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने क्या किया था, लॉ कमीशन को रिकमेंडेड किया था कि इनकॉर्पोरेशन ऑफ एसेंस ऑफ दैट जजमेंट, इस जजमेंट को की इनकॉर्पोरेट किया जाए। अब देखो, केदारनाथ डिसाइडेड कॉन्स्टिट्यूशनली सेडिशन, द कोर्ट हेल्ड दैट कॉन्स्टिट्यूशन वैलिड ऑफ 2 रीजन। सबसे पहली, सेडिशन थ्रू एन ऑफेंस अगेंस्ट गवर्नमेंट, इट इज़ अगेंस्ट दी स्टेट, अगर कोई गवर्नमेंट के खिलाफ हो रहा है तो इसका मतलब स्टेट के खिलाफ हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो विजिबल सिंबल है ऑफ स्टेट्स का, और एग्जिस्टिंग करता है स्टेट्स में, विल बी इन द जियोपार्डी ऑफ गवर्नमेंट सबवर्ट, अगर गवर्नमेंट को पलटने की बात इसमें की जाती है। दूसरी, ये सबसे पहले तो इम्पोज करता है रेस्ट्रिक्शन किस पे, इंटरेस्ट ऑफ सिक्योरिटी स्टेट्स पे, ठीक है। यानी कि स्पीच जो आपके 19 सब क्लॉज 2 है, यानी कि रेस्ट्रिक्ट करता है इंटरेस्ट ऑफ सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, यानी कि अगर आपकी सिक्योरिटी भंग हो रही है तो कहीं ना कहीं आप उसको रोक सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर बात की जाए सेडिशन ऑफेंस अगेंस्ट गवर्नमेंट है, तो इसका मतलब ये है कि जो हम लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच है कहीं ना कहीं हमसे क्या किया जा रहा है, छीना जा रहा है, ठीक है। तो क्या हर एक सेडिशन लॉ गलत है? नहीं, हर एक सेडिशन लॉ गलत नहीं है, लेकिन अगर उसको रैशनली तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया जाए तो गलत है। अगर किसी के फ्रीडम ऑफ स्पीच को छीन रहे हो तो कहीं ना कहीं वो गलत है। तो वो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन को कहीं ना कहीं हमें क्या करना पड़ेगा, दूर करना पड़ेगा, और फ्रीडम जिससे कि इंश्योर हो सके कि हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच और जो हमारी जो फंडामेंटल राइट्स है कहीं ना कहीं उसके साथ क्लैश में ना आए, जिसके कारण से हम अपने फंडामेंटल राइट्स यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच को हम लोग क्या कर सकते हैं, सेफगार्ड कर सकते हैं, और जो इनअप्रोप्रिएट थिंग्स है उनको कहीं ना कहीं इस सेडिशन लॉ के हिसाब से लाया जा सकता है, जिससे कि लोगों के जो फंडामेंटल राइट्स है, जो सिटीजन की फंडामेंटल राइट्स है, वो कहीं ना कहीं सेफगार्ड रहे।
तो अगर हम पूरी तरह से इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनली कह देंगे तो कहीं ना कहीं हमारे जो सोशल ऑर्डर है, जो गवर्नमेंट है, उसको अगर पलटने की बात की जाए तब हम उस जगह पे क्या करेंगे, उसमें कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, जिसके कारण से इसको रिटेन किया गया है। इसके लिए क्या करना चाहिए, इसके लिए जो हमारे केदारनाथ जजमेंट बताया गया है उसको कहीं ना कहीं हार्श नहीं करना चाहिए। किसी भी लॉ को ज़्यादा हार्श करने से ही प्रॉब्लमेटिक क्रिएट होती है, जो कि एक डिक्लेयर हो सकता है, क्या एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हो सकता है। लेकिन अगर उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करें और तरीके से इम्प्लीमेंट करें तो कहीं ना कहीं वो हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकता है। ठीक है, चलिए अब अगले न्यूज़ की बात करते हैं। नाइजीरियाज न्यू प्रेसिडेंट फेस ओल्ड प्रूफ। देखिए क्या है, 29 को इन एंड यंग मूवमेंट ऑफ नाइजीरिया, अफ्रीका पॉपुलस कंट्री, लार्जेस्ट इकोनॉमिक। देखो क्या है, अफ्रीका का सबसे पॉपुलस कंट्री है और लार्जेस्ट इकोनॉमिक भी है। ठीक है, अभी क्या हुआ, इलेक्शन हुआ था, जनरल इलेक्शंस हुआ था विथ बोला अहमद तिनुबू जो 71 ईयर के थे। ठीक है, अबूजा एज द नाइजीरियन 16 एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट बने। ठीक है, 7th इलेक्टेड लीडर बने और उन्होंने क्या बताया, नाइजीरिया इज आउटलायर इन द कॉन्टिनेंट ऑफ मेरिट रेपुटेशन एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, जो अभी तक बन के आ रही है। देखिए नाइजीरिया में क्या चल रहा है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ज़्यादा फैली हुई है और उसका इश्यूज़ क्या क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ की जो एविडेंट देखी गई है, सोशल इकोनॉमिक पोटेंशियल ऑफ दिस ऑयल रिच एंड फर्टाइल कंट्री नोन एज कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल एंड एंटरप्रेन्योर। सबसे पहले अगर नाइजीरिया की बात की जाए, ऑयल रिच है और फर्टाइल कंट्रीज़ है। ठीक है, लेकिन यहाँ प्रोफेशनल इंटरप्राइजेस है। ठीक है, कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल एंड एंटरप्रेन्योर्स है। ठीक है, एंडेमिक इशू ऑफ इनसिक्योरिटी, हाई अनएम्प्लॉयमेंट, करप्शन, यहाँ की जो है लॉन डिफाइंड रिजोल्यूशन है, यानी कि ये अभी तक रिजोल्व हुआ ही नहीं है। ठीक है, नाइजीरिया जो है वर्ल्ड की लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल है जो कि पुवर्टी लाइन से क्या है, नीचे है, और स्कूल से जो है जो चिल्ड्रेन है आउट ऑफ स्कूल जो है यहाँ पे ज़्यादा है, और इनसिक्योरिटी भी यहाँ पे ज़्यादा है। बोको हराम कार्नेज, मास किडनैपिंग, ब्लडी एथनिक कॉन्फ्लिक्ट, पेटी रोबरी और वेरियस एनर्जी का अटेम्प्ट जो है यहाँ पे लगातार होते रहते हैं। ठीक है, अगर हम कंट्री की पावर जनरेशन ग्रिड की बात करें तो वो कहीं ना कहीं रुकी हुई है 4 गीगावाट से, जो कि आधी है आपकी। अगर दिल्ली अपनी कंजप्शन की बात करें तो दिल्ली में जितना कंजप्शन होती है 4 गीगावाट से भी कम है यहाँ पे। ठीक है, रुकी हुई है, और इसकी जो स्पेंडिंग है वो लगभग $25 बिलियन है, जो कहाँ से निकाला जाता है, ऑयल रिफाइनरी से, और ये कंटिन्यू कर रहा है ऑपरेट लेस देन 30% ऑफ देयर कैपेसिटी, और 30% की कैपेसिटी पे ये रनिंग कर रहा है। ठीक है, अगर बात की जाए ऑयल एक्सपोर्टिंग में, फोर्सिंग द ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्री टू इम्पोर्ट पेट्रोलियम प्रोडक्ट, इनको कहीं ना कहीं पेट्रोलियम प्रोडक्ट को इम्पोर्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा खतरा जो होती है चोरी का, चोरी किस चीज़ का, क्रूड का और बंकिंग का। एस्टिमेट कॉस्ट जो होती है 5.4 बिलियन एनुअली, और फंड की इलीगल एक्टिविटीज़ होती है जो आम मिलिशिया को प्रोवाइड होती है। ठीक है, नाइजीरिया की अगर बात करें, सोशो इकोनॉमिक रिकवरी जो है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो कहीं ना कहीं ज़रूरी है। ठीक है, इनके मल्टीपल एसेट्स को बनाए रखने के लिए। सबसे पहले अगर बात की जाए, नाइजीरिया जो है वो सिविल सर्विस और इनकी जो अच्छी चीज़ें बनाए, मल्टीपल एसेट्स जो है वो क्या है, आपकी जो नाइजीरिया की जो कॉम्पिटेंट सिविल सर्विस है और प्रोफेशनल सिक्योरिटी है उसको कहीं ना कहीं स्टेब्लिश करने की ज़रूरत है। ठीक है, दूसरी, इनकी जो होल्डिंग है वाइब्रेंट इंटरप्रेन्योर क्लासेस की, उनको कहीं ना कहीं अच्छे जो कि इकोनॉमिक ग्रोथ कर सकते हैं उनको कहीं ना कहीं सही दिशा देने की ज़रूरत है। तीसरी चीज़, जो इनकी यंगर सोसाइटी है, 18.3 ईयर है मीडियन एज जो है इनकी, उनको कहीं स्किल एजुकेशन देने की ज़रूरत है यहाँ पे। चौथी है इनकी फर्टाइल लैंड्स, इरीगेटेड लैंड्स, जो कि फार्मिंग के लिए बहुत अच्छी है और कंट्री को सेल्फ डिपेंडेंट बना सकती है। ठीक है, लेकिन और आखिरी जो है वो है ऑयल सेक्टर। ठीक है, 5 चीज़ें जो पाँचवीं चीज़ है वो है आपकी ऑयल सेक्टर, जो कि एक्सपोर्ट जो है कहीं ना कहीं रेवेन्यू प्रोड्यूस कर सकती है। ठीक है, और इसको कहीं ना कहीं इनको देखने की ज़रूरत है और ये प्रॉब्लम को कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है, और इसके कारण से इनकी जो ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं रुकी हुई है। तो इन चीज़ों पे काफ़ी इनको ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, रिफॉर्म करने की काफ़ी ज़रूरत है। अगर इनकी ऑयल प्रोडक्ट की सब्सिडी देखा जाए, जो 10 बिलियन थे एनुअल थी, उसको कहीं ना कहीं अबॉलिश कर दी गई अब। ठीक है, जिसके कारण से इवेंचुअली लॉन्ग रन इकोनॉमिक
सेक्लोरिसिस प्रोड्यूस हुई है। ठीक है, कहीं ना कहीं इसमें क्या हुआ, $10 बिलियन की जो इनके सब्सिडी है उसको कहीं ना कहीं रोक दिया गया, जिसके कारण से इनमें ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है। और भी अदर फैक्टर्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट बने हुए हैं जो फ्यूचर के लिए इनके। सबसे पहले तो अगर हम ग्लोबली फॉर इंडिया और जो प्रॉब्लम किसके लिए, ग्लोबल के लिए और इंडिया के लिए भी। ठीक है, लेकिन ये भी अच्छी बात है कि हाई बर्थ रेट है नाइजीरिया में पॉपुलेशन की, जो कि एक्सपेक्टेड किया जाता है डबल होगा, किसके 2050 में डबल हो जाएगी इनकी जो चीज़ है, और इनकी जो पॉपुलेशन है वो क्रॉस कर जाएगी 400 मिलियन, यानी कि 40 करोड़ जो है लोग जो हो जाएंगे वो आपके हो जाएंगे। ठीक है, अक्रॉस दी वर्ल्ड इस चौथी लार्जेस्ट पॉपुलेशन कंट्री हो जाएगी। ठीक है, यहाँ नेचुरल रिसोर्सेज अच्छी है, नेचुरल वेल्थ अच्छी है। ठीक है, जो ग्लोबल मैटर के लिए काफ़ी अच्छी हो सकती है, और ये डबल एज स्वॉर्ड का काम करेगा, यानी दो धारी तलवार का काम करेगा। एवरी लेवरेज हग डेमोक्रेटिक डिवाइड और सोसाइटी स्क्रीमिंग इवनली इंटेंस अनटैप्ड एंड मोर स्कार्स रिसोर्सेज। यहाँ रिसोर्सेज की जो है वो भी स्कार्स होना आगे है। ठीक है, आगे बढ़ सकता है, स्कार्स हो सकता है। कंट्री को जो इन्फ्लुएंस है सब सहारा अफ्रीकन में ऑप्शन रोल मॉडल एंड ट्रेंड सेटर एंड इट डेस्टिनी टू राइज फर्दर, और ये आगे बढ़ सकता है। जो कंट्री है ऑलरेडी इन्फ्लुएंस हो चुका है, इन्फ्लुएंस किससे, अफ्रीकन कंट्री से। ठीक है, इंडिया का अगर स्टेक की बात की जाए, इंडिया जो है यहाँ पे चाहता है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहे और प्रोग्रेसिव रहे नाइजीरिया। क्यों? क्योंकि ये फ्रेंडली कॉमनवेल्थ कंट्री है। ठीक है, और इंडिया का लार्ज पार्टनर है। लगभग 50,000 जो लोगों इंडियन लोग हैं वहाँ पे लिव करते हैं, ओरिजिन है। ठीक है, नाइजीरिया के, और जो है लार्जेस्ट नॉन अफ्रीकन कम्युनिटीज़ है। ठीक है, अगर नाइजीरिया की बात की जाए, इंडिया की अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी सुटेबल लोकल कंडीशन को दिखाती है। नाइजीरिया में लगभग 135 जो है इंडिया की कंपनीज़ है। ठीक है, और जिसके कंपनीज़ है ये सारे मिला के सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयड इन कंट्री बनाती है। ठीक है, जो इंडिया की इन्वेस्टमेंट है वो $10 बिलियन है। ठीक है, कहाँ पे, आपके नाइजीरिया में। ठीक है, नाइजीरिया जो है लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर भी है, और ये इसका जो कहीं ना कहीं जो बायलैटरल रिलेशन है वो कहीं ना कहीं 2022-23 में 21% घटा है, जो कि 11.852 है। ठीक है, डिफेंस मिनिस्टर ने इसको जब वो शेयरिंग के ले रहे थे, मतलब जब वो शपथ ग्रहण कर रहे थे, तो उनको कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट किया था इंडिया की तरफ से। और 6 ऑफ नाइजीरियन पास्ट 15 प्रेसिडेंट जो है इंडियन ट्रेन डिफेंस ऑफिसर्स रह चुके हैं। ठीक है, ये इसके बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आज का द हिंदू का एनालिसिस था। होप कि आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।